विक्रम और करण दोनों भाई थे। दोनों मिलके अपने नाना नानी के गांव में अपने प्रोजेक्ट के लिए आए थे, जिनमें उन्हें भारतीय स्मारकों के बारे में लिखना था। गांव के पीछे एक छोटा सा पहाड़ था और उसमें एक पुराना सा किला। विक्रम और करण दोनों वहां जाना चाहते थे। बेटा, तुम लोग मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं दे दूंगा, पर किले में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। नाना जी, आप 21वीं सदी के होके भी ये सब भूत प्रेत की बातों पे विश्वास रखते हो? नानी, आप समझाओ ना इन्हें। इस प्रोजेक्ट में पास होना बहुत जरूरी है, मेरे और भैया के लिए। देखो बच्चों, तुम्हारे नाना का डराना बिल्कुल जायज है। इस गांव के कई नौजवान मरे हैं उस लाल चुड़ैल के चलते। तुम दोनों यहाँ जितनी मर्जी रह लो, पर किले में कभी मत जाना। विक्रम और करण को अपने नाना नानी को निराश नहीं करना था, पर जब से उन्हें किले में जाने से मना किया गया था, तब से उनके मन में उस किले के बारे में जानने की इच्छा और बढ़ गई थी। भैया, दिन भर हम गांव में घूमते रहते हैं। अगर हम बीच में थोड़ी देर के लिए किले पे चले जाएं, तो नाना नानी को कैसे पता चलेगा? छोटे, ये बात तो मैंने भी सोची थी, पर हमें किले तक लेके जाएगा कौन? पहाड़ का जंगल इतना घना है, हम जरूर खो जाएंगे। हाँ, और गांव वाले सब वहाँ जाने के लिए मना करते हैं। दोनों भाई गांव में चलते चलते ये सब बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक औरत पहाड़ की ओर चढ़ रही थी। वो भागकर उसके पीछे गए। सुनिए, जरा सुनिए, हमें ऐसे भागते हुए देख के डरिए मत, हम बस आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वो औरत कुछ नहीं बोलती, बस दोनों को देखती ही रहती है। फिर एक मीठी मुस्कान देती है, मानो कह रही हो कि पूछो, क्या पूछना है? आप पहाड़ के ऊपर जा रही हैं? वो औरत अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहती है। पर इस पहाड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है ना? वो औरत अपना सिर हिला के नहीं कहती है। वो आगे चलते हुए अपने हाथ से दोनों को बुलाती है और दोनों भाई उसके पीछे चल पड़ते हैं। दोनों भाई हंसते और बातें करते पहाड़ के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। किले के आगे पहुंच के उन्होंने देखा कि वो औरत गायब हो गई थी। वाह, ये किला तो फोटो से कहीं ज्यादा सुंदर है। करण उत्सुकता से किले के अंदर जाने लगता है। अचानक किले के दरवाजे खुलते हैं और अंदर वो गूंगी औरत खड़ी है। आप अंदर कब गयी? हम तो आपको ढूंढ रहे थे। वो औरत अपना मुंह खोलती है और दोनों भाई दंग रह जाते हैं। उसका मुंह बहुत ही डरावना था। उसके दांत नुकीले लोमड़ी के जैसे थे और जीभ सांप के जैसे बीच में से कटी हुई थी। वो अपनी बहुत ही डरावनी आवाज में बोलती है, आओ, मेरे घर के अंदर आओ। भागो, ये तो चुड़ैल है। भागो भैया, भागो। विक्रम और करण दोनों बहुत डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। विक्रम तो किले से थोड़ा दूर था, तो वो झट से मुड़ के भागने लगता है, पर करण किले के दरवाजे के बिल्कुल पास था और वो चुड़ैल अपनी जीभ को झट से लंबा करके करण को अंदर खींच लेती है। विक्रम भागता गया। जब तक वो गांव नहीं पहुंचा, वो नहीं रुका। पीछे मुड़ के देखने पे उसे दिखता है कि पहाड़ के ऊपर खून की बारिश हो रही है। विक्रम रोते हुए अपने नाना नानी के घर चला जाता है। विक्रम बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे बेहाल क्यों दिख रहे हो? नाना जी, वो करण, पहाड़, नाना जी मेरा भाई। विक्रम अच्छे से कुछ कह नहीं पाता, पर नाना जी उसकी बात समझ जाते हैं। मैंने मना किया था तुम दोनों को, मत जाओ ऊपर पहाड़ में, वहाँ खून की बारिश हो रही है। मतलब अब करण इस दुनिया में नहीं रहा। नाना नानी और विक्रम सब रोने लग जाते हैं। सारे गांव वाले भी पहाड़ के ऊपर हो रही खून की बारिश को देखकर दुख जताते हैं। दूसरी सुबह विक्रम उठ के उस चुड़ैल से बदला लेने की सोचता है। ये मुमकिन नहीं है विक्रम, उस चुड़ैल से आज तक कोई नहीं जीत पाया है। मैंने अपना छोटा भाई खोया है नाना जी, मैं कोशिश किए बिना तो हार नहीं मानने वाला। ठीक है, अगर तुमने ठान लिया है तो सुनो, उस चुड़ैल को अपने शिकार के खून से ताकत मिलती है और उसे पानी से डर लगता है। तो अगर किसी तरह हम उसे पानी से नहला दें
या वो पानी में डूब जाए तो उसे मारा जा सकता है। ये तो आसान है, बस किसी तरह उस किले तक बहुत सारा पानी ले जाना पड़ेगा। बेटा, अगर इतना आसान होता तो हम अभी तक मार चुके होते उसे। किसी भी प्रकार का पानी उस पहाड़ में जाते ही खून बन जाता है, इसलिए हम उसे कभी भी पानी से मार नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। उसे गांव के अंदर ही पानी में डुबोना पड़ेगा। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? विक्रम गांव वालों के साथ मिलकर पहाड़ के ठीक नीचे एक तालाब बनाता है और उस तालाब को पानी से भर के उसे पत्तों और झाड़ियों से ढक देता है। ये तालाब तो बना लिया, पर अब उस चुड़ैल को कैसे लाओगे यहाँ? उस दिन वो यहीं से ऊपर जा रही थी। मैं इंतजार करूंगा उसका। एक न एक दिन वो जरूर आएगी। विक्रम हर दिन जाके उस तालाब के पास बैठता था। हफ्ता बीत गया और वो चुड़ैल नहीं आई। विक्रम अब हार मानने लगा था कि एक दिन वो चुड़ैल उसी रास्ते से गुजरी। वो विक्रम को तालाब के सामने खड़ा देखकर उसके पास गई। आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हो? चुड़ैल मुस्कुरा के उसे अपना हाथ देती है ताकि वो पहाड़ के ऊपर ले जा सके, पर विक्रम झट से उसका हाथ खींच लेता है और उसे छुपे हुए पानी के तालाब में गिरा देता है। ओह, बचाओ! पानी, पानी से निकालो! तुझे कोई नहीं बचाने आएगा। कुछ देर बाद चुड़ैल का छटपटाना बंद हो जाता है और वो उसी पानी में डूबकर पिघल जाती है। गांव वाले उस चुड़ैल से छुटकारा पाकर खुश हो जाते हैं और विक्रम का शुक्रिया अदा करते हैं। वीरपुर गांव के लोग अमावस्या की रात को घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते थे। अगर उन्हें कहीं जाना होता तो वे जमीन के अंदर के रास्ते से जाते। रवि गांव में अपने मामा के घर घूमने आया हुआ था। मामा, लाइट तो आ नहीं रही। बिना पंखे के बहुत गर्मी लगेगी। क्या मैं छत पर जाकर सो जाऊं? नहीं बेटा, छत पर नहीं। आज अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात है तो क्या हो गया? गांव में अमावस्या की रात को नरमुंडों की बारिश होती है। नरमुंडों की बारिश? हाँ, नरमुंडों की नजर जिस पर भी पड़ जाए वे उसे कच्चा खा जाते हैं। इसीलिए अमावस्या की रात छत पर जाना या बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खिड़की दरवाजे भी सब बंद रखना। रवि को रात में नीचे गर्मी में नींद नहीं आ रही थी। नरमुंडों की बारिश? लगता है मामा पागल हो गए हैं। आज रात में खिड़की से बाहर झांक कर देखूंगा। रवि रात में खिड़की खोलकर नरमुंडों की बारिश का इंतजार करने लगा। आधी रात बीत जाने के बाद उसने देखा कि आसमान से ढेर सारे नरमुंड धरती पर गिर रहे हैं। एक नरमुंड की नजर रवि पर पड़ जाती है। नरमुंडो रवि की तरफ आता है। रवि तुरंत खिड़की बंद कर देता है, लेकिन नरमुंड खिड़की पर धक्का मारता ही रहता है। रवि डर कर अपने कमरे से बाहर भागता है। मामा, मामी! क्या हुआ रवि? कमरे में चलिए, एक नरमुंड खिड़की पर धक्के मार रहा है। रवि के मामा मामी जब कमरे में पहुँचे तो खिड़की से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आज दिन में मैंने तुम्हें नरमुंडों के बारे में बताया था। लगता है इसीलिए नरमुंडों का सपना देख लिया होगा। अगर तुम डरे हुए हो तो हमारे कमरे में सो सकते हो। नहीं मामा, मैं यहीं सो जाऊंगा। आखिर नरमुंड कहाँ से गिरते हैं? कहाँ से इनकी बारिश होती है? कौन इन्हें जमीन पर फेंकता है? अगले दिन वो यही सारे सवाल अपने मामा से पूछता है। गांव के बड़े बूढ़े बताते हैं कि ये गांव श्रापित है, क्योंकि पुराने जमाने में यहाँ पर नर बलि दी जाती थी। जिन लोगों की बलि दी गई उन्हीं के कटे हुए सिर यहाँ गिरते हैं। हालांकि पता नहीं ये सच्चाई है या कोई कहानी। मामा, अगर आप गांव वाले इसी तरह हर अमावस्या की रात घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो नरमुंडों का रहस्य कभी पता नहीं लग पाएगा। बेटा, रहस्य जानने के चक्कर में जान का खतरा कौन मोल ले? रवि ने मन में ठान लिया कि वो नरमुंडों की गुत्थी सुलझाए बिना नहीं मानेगा। जब अगली अमावस्या की रात आई तो वो रात के 2 बजे दबे पांव छत पर चढ़ गया। आसमान बिल्कुल साफ था। आज तो कोई नरमुंड नहीं दिख रहा। फिर अचानक एक नरमुंड रवि के सिर पर गिरा। फिर कुछ और खोपड़ियां गिरी। धीरे धीरे नरमुंडों की बारिश तेज हो गई। वे सब नरमुंड रवि के पीछे पड़ गए।
रवि हड़बड़ाहट में पड़ोस वाली छत पर कूदकर घर के आंगन में कूद गया। नरमुंड उसके पीछे गए। रवि तो मेन गेट खोलकर घर से बाहर निकल गया, लेकिन नरमुंडों की नजर घर में सो रहे लोगों पर पड़ गई। सब नरमुंड घर के अंदर घुस गए। सुबह जब रवि के मामा मामी उठे तो उन्होंने देखा रवि अपने कमरे में सो रहा था। जब वे लोग घर के बाहर गए तो उन्होंने देखा कि पड़ोस में बहुत भीड़ लगी हुई है। क्या हुआ भाई साहब? नरमुंडों ने घरों में घुसना भी शुरू कर दिया। तुम्हारे पड़ोसियों को पूरी तरह खा डाला, केवल उनकी हड्डियां बची हैं। तभी रवि बाहर आता है और गांव वालों से कहता है, गांव वालों, नरमुंडों को मैंने बहुत करीब से देखा है। उन्हें पकड़ा जा सकता है, बशर्ते हम सब मिलकर योजना बनाएं। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वो कभी ना कभी हमारे घरों में घुसकर हमें खा डालेंगे। लेकिन हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? अमावस्या की रात हम पूरे गांव में जाल बिछाएंगे। जब नरमुंडों की बारिश होगी हम उन्हें जाल में कैद कर लेंगे। अगली अमावस्या पर गांव के लोगों ने मिलकर कई जालों को जोड़कर एक बहुत बड़ा जाल बनाया और उसे पूरे गांव में फैला दिया। सभी गांव वाले छिप गए और नरमुंडों की बारिश का इंतजार करने लगे। मुझे डर के मारे सूसू आ रही है। तो जल्दी से कर आओ। कुछ देर बाद नरमुंडों की बारिश शुरू हो गई। गांव वालों ने धीरे धीरे जाल खींचना शुरू कर दिया। ज्यादातर नरमुंड जाल में फंस गए, लेकिन कुछ नरमुंड जाल से बाहर आ गए। रात भर की मेहनत के बाद सारे नरमुंड जाल में कैद हो गए। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया और तंत्र मंत्र पढ़कर नरमुंडों को जमीन में दफना दिया। बाबा, अब तो ये गांव नरमुंड से मुक्त हो गया ना? कुछ कह नहीं सकते बेटे, हमें अगली अमावस्या का इंतजार करना होगा।